नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी व्याकरण और साहित्य के व्याख्यान श्रृंखला में। साथियों, इससे पूर्व की कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य में कबीरदास, बाबा तुलसीदास, सूरदास, रसखान और मीराबाई जैसे प्रमुख और प्रख्यात भक्ति काल के जो कवि और कवित्री आए थे उनका अध्ययन कर चुके हैं। और उत्तराखंड का जो पाठ्यक्रम है, जितने आपके उस पाठ्यक्रम में लेखक आ रखे उनकी चर्चा फिलहाल मैं कर रहा हूं। एप्लीकेशन पर हम लोग का लाइव कोर्स चल रहा है और जो भी सज्जन हमारे लाइव कोर्स से जुड़ना चाहता है हिंदी विषय के लिए, संपूर्ण हिंदी विषय, आप एलटी प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तराखंड जेईई के लिए पढ़ना चाहते हैं और आगामी भर्ती दरोगा के उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, या वीडियो वीपीडी के लिए अगर आप क्रैश कोर्स टाइप का करना चाह रहे हैं तो महज 400 रुपए में पूरा कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल रहा है और हिंदी विषय की संपूर्ण जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो आज का हमारा जो विषय है साहित्य व्याख्यान श्रृंखला के सीरीज में, वो आज है महादेवी वर्मा। आप जानते हैं महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की कैसे मशहूर कवित्री हुई है, जिन्हें आप वेदना की कवित्री, जिन्हें आप आधुनिक युग की मीरा, जिन्हें आप विरह की कवित्री, जिन्हें आप रहस्यवादी कवित्री, या जिन्हें आप विशाल मंदिर की सरस्वती जैसे तमाम प्रकार के नामों से जानते हैं, ये इनके उपनाम है। हिंदी साहित्य में जब आप आधुनिक काल को पढ़ते हैं, जब आप आधुनिक काल का वर्गीकरण देखते हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब भी आप आधुनिक काल को जानते हैं या फिर जिन लोगों ने आधुनिक काल को ठीक से पढ़ा होगा, पहले या समझा होगा, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि संपूर्ण आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को हमने 4 वर्गों में विभाजित करके पढ़ते हैं इसको। भाई आप लोग जानते हैं, आपने पहला एक भाग पढ़ा हुआ जिसे आप कहते हैं भारत हिंदू युग। मैं सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूं, बाकी आपका काम इससे कुछ है नहीं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है नहीं। या भाई दूसरे कालखंड को आप कहते हैं द्विवेदी युग, जिसे आप द्विवेदी काल बोल देते हैं। और तीसरा कालखंड जो यहां से आता है उसको आप बोलते हैं छायावाद, उसको आप कह रहे हैं छायावाद। फिर चौथा खंड या चौथा कालखंड जो यहां से आप पढ़ते हैं उसे आप कहते हैं छायावोत्तर काल, है ना। या भाई आप इसे छायावोत्तर काल की संज्ञा दे रहे हैं, कुछ ऐसा इनका विभाजन करते हैं। टाइम पीरियड अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग 1850 से लेकर के लगभग 1900 तक भारत हिंदू काल मानते हैं, फिर 1900 से 1920 के दशक द्विवेदी काल मानते हैं, और फिर 1920 से लेकर के तकरीबन 1936 तक हमारे पास छायावाद चलता है। फिर 36 से लेकर के आगे छायावोत्तर काल का शुभारंभ होता है, लगभग 60 या 55 के दशक के आसपास तक। बहरहाल इस भारत हिंदू काल में भारत हिंदू हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमघन साहब, ठाकुर जगमोहन साहब, अंबिका दत्त व्यास या बालकृष्ण भट्ट जैसे प्रख्यात कवि और उपन्यासकार, नाटककार आते हैं, जिनमें से एक भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं। एलटी प्रवक्ता में जरूर है। द्विवेदी काल में जो बात है, द्विवेदी काल से आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा सिर्फ एक कवि है, एक भारतीय आत्मा की पदवी जिनको दे रखी है, माखनलाल की कवि थी। बाकी दिनकर सरी के कवि मैथिलीशरण गुप्त जी है, सोहनलाल द्विवेदी जी है, सुभद्रा कुमार चौहान जी है, सुभद्रा कुमार चौहान जी है, ये सब आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं छायावाद की, आप छायावाद के 4 कवि हुए और चारों के चारों आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आप प्रसाद जी की बात करते हैं, आप सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करते हैं, आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब की बात करते हैं, ये चारों आपके पाठ्यक्रम में है और इन चारों को आप पढ़ रहे हैं। और बहरहाल इस वाले पोर्शन से आज हमारा जो चर्चा का विषय है महादेवी वर्मा, वो छायावाद की एक मशहूर कवित्री हुई है, उनकी चर्चा आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। फिर जब आप छायावोत्तर काल की बात करते हैं, छायावोत्तर काल के 2 भाग है। इसमें से आप जानते हैं एक कालखंड कहलाता है प्रगतिवाद, जिसको आप प्रगतिवाद बोलते हैं, और एक आपका बनेगा बाद में प्रयुगवाद आगे चल करके। प्रगतिवाद आप समझ रहे हैं 1936 से लेकर के 43 तक इसका टाइम पीरियड है प्रगतिवाद का, जिसमें आप प्रगतिवादी कवि देखेंगे। जैसे इधर हिंदी गद्य की जब आप श्रृंखला पढ़ता है तो मुंशी प्रेमचंद जी आते हैं, यशपाल जी आता है प्रगतिवाद में, और यहाँ पर कवि बहुत सारे प्रगतिवाद के अंतर्गत आएंगे। और प्रयुगवाद के प्रवर्तक बेसिकली अज्ञे से आपको माना जाता है, जिन्हें आप सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे बोल रहे हैं, और तमाम प्रकार के तरीके के कवि प्रयुगवाद में आपका आप जान रहे तार सप्तक बहुत महत्वपूर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा, और कौन कौन उसमें कवि आते हैं वो भी देखना है। लेकिन फिलहाल चूंकि यहां से भी आपके सिलेबस में कुछ कवि है नहीं, सिर्फ एक गजानन माधव मुक्तिबोध को छोड़कर के बाकी आपके पाठ्यक्रम का कोई कवि है नहीं, इसलिए मैं इस पर भी ज्यादा बात करना उचित नहीं समझूंगा, है ना। तो आइए सीधा हम लोग आते हैं आज महादेवी वर्मा, आपके लेक्चर का टॉपिक है। समझिए महादेवी वर्मा की स्थिति को, ये मैंने देख रखा है। आप जानते हैं महादेवी वर्मा का टाइम पीरियड
सन 1907 से लेकर के 1987 ये बीच रहा है। आप छायावाद की एकमात्र महिला कवित्री है, यानी 1920 से लेकर के 1936 के बीच का जो कालखंड चला हिंदी साहित्य का, जिसको आप छायावाद बोल रहे हैं, जिसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी है और प्रमुख कवि उसमें आपका सुमित्रा नंदन पंत और साथ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनके बीच महादेवी वर्मा है। वास्तव में देवी है आप, उस कालखंड की एक प्रमुख कवित्री रही है आप। आपका समयकाल ये रहा। आपका जन्म हो रहा है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। आप जैसे सुदर्शना, आप जैसे विदुषी महिला के पिता बनने का गौरव प्राप्त होता है गोविंद प्रसाद जी को। आपकी माता हेमरानी देवी है। इनके घर में जो है महादेवी जी का जन्म हुआ। महादेवी बचपन से ही बड़ी विदुषी थी, बड़ी मेधावी थी। उसकी वजह देखिए, संस्कार माता पिता से आते हैं। कहा जाता है हेमरानी देवी को बड़ा ज्ञान था रामायण का, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों का, चूंकि खुद विदुषी महिला रही है। और बाल्यकाल में महादेवी वर्मा को बड़ा शौक था रामायण या महाभारत जैसी कहानियां सुनने का। जब इस प्रकार की कहानियां महादेवी ने बचपन से सुनी हो, इसका मतलब जो काव्य रचना के प्रति लगाव था या कविता के प्रति लगाव था या साहित्य के प्रति लगाव था, वो पहले से उसका जो है जागृत हो गया उसके प्रति। देखिए, संस्कार है। आजकल का बच्चा क्या, बचपन से आपका पबजी खेलना शुरू कर देता है, मोबाइल खेलना शुरू कर देता है, उसका इंटरेस्ट उसके प्रति ज्यादा हो जाता है। वो किताबों के प्रति कम झुकता है, मोबाइल फोन या अन्य प्रकार के वीडियो गेम वगैरह के प्रति ज्यादा झुकता है। भैया, पहले की संतान देखिए ना, जब बचपन से ही आपके माता पिता आपको धार्मिक कहानियां सुना रहे हैं, रामायण घर में सुना रहे हैं, महाभारत कथा का वाचन वो कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है आपके भीतर आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो साहित्य की तरफ ज्यादा वैसे झुक जाएगा। महादेवी के साथ ऐसे ही तो हुआ। बचपन से ही आपका हेमरानी देवी इनको तमाम प्रकार की कहानियां, रामायण और महाभारत जैसी कहानियां सुना रही है, जिसके कारण साहित्य के प्रति आपका जो जागरूकता, एक प्रकार का रुख और रुझान है, वो महादेवी का देखने को मिला। ठीक इसी प्रकार से हुआ क्या कि महज 11 वर्ष की अल्पायु में, महज 11 वर्ष की आयु में महादेवी वर्मा का विवाह हो गया रूप नारायण जी के साथ। रूप नारायण इनके जीवन साथी, इनके पति। देखिए, 11 वर्ष का मतलब बाल विवाह। इस समय तो बाल विवाह आम बात थी। सोचिए, आज के तारीख में किसी लड़के का 11 वर्ष में विवाह हो जाए, उसके बाद तो वो रत्ती भर काम न करे। महादेवी वर्मा विवाह के पश्चात पूरी पढ़ाई करी, एमए किया, अन्य प्रकार की पढ़ाई करी, नौकरी लगी और तत्पश्चात इतनी बड़ी एक कवित्री बनकर के आपके सामने उभर करके आ रही है। इनका व्यक्तित्व आज की लड़कियों को महादेवी के व्यक्तित्व से कुछ सीखना चाहिए कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। पहले सुन लो इनके बारे में। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर मध्य प्रदेश से होती है और उच्च शिक्षा इन्होंने करी प्रयागराज इलाहाबाद से। संस्कृत में एमए करने के बाद, हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने प्रयाग में महिला विद्यापीठ में नौकरी करना आरंभ कर दिया। ये प्राचार्य के पद पर वहां नियुक्त की गई थी, मतलब प्रिंसिपल आप कह सकते हैं, पद में प्रिंसिपल बन गए स्कूल में, है ना, महिला विद्यापीठ में। साथ ही साथ में इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी आरंभ कर दिया था। ये पूछता परीक्षा में, चांद पत्रिका किसकी थी? महादेवी जी की थी। अब हुआ क्या कि विवाह, जब तक इनको विवाह संबंध अपना समझ में आया, ये तब तक काफी विद्यार्जन कर चुकी थी। इनका लगाव ना बिल्कुल यही कह सकते हैं, वैवाहिक संबंधों में महादेवी का लगाव बिल्कुल नहीं था। और वैसे भी सोचिए, पति डॉक्टर है, उनका काम चीर फाड़ करना है। महादेवी वर्मा चीर फाड़ करते, लेकिन किताबों की करती है भाई। ये तो किताबों का पोस्टमार्टम करती है। इनको किताबों से प्रेम इतना ज्यादा है कि इन्हें चाहे तो सोना ना मिले, खाना ना मिले, ये तो किताबों की प्रेमिका है। कहां आपस में इनकी बनने वाली है। इसलिए कहते हैं ना, विवाह एकदम ऐसे व्यक्ति से करो जो आपकी कैटेगरी का हो, है ना। पता लगे आप बहुत अध्येता है, आपको किताबों में डूबना बहुत पसंद है, रात दिन आपकी घरवाली को पढ़ना पसंद है ही, क्लेश नहीं होगा घर में। तो महादेवी और डॉक्टर साहब की जो अपनी जिंदगी जो विवाह वाली थी, वो साथ में बनी नहीं। लेकिन हम प्रशंसा करते हैं रूप नारायण साहब की, ये भी पूरी तरह से महादेवी को समझते हैं, इन महादेवी के व्यक्तित्व को जानते हैं, समझते हैं। और इन्होंने एक फैसला किया कि विवाह के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप प्रयागराज में अपना काम करिए, और महादेवी वर्मा की जो कर्म भूमि है ना, वो आप जानते हैं उत्तराखंड का नैनीताल है, जहां पर इनका संग्रहालय बना हुआ है। आप यहां पर आ जाती है, उसके बाद तमाम प्रकार की कविताएं, तमाम प्रकार की रचना आप यहां से लिखती है।
नैनीताल से, और इलाहाबाद में भी जब आप रही तो इनसे पृथक रही और वहां तमाम प्रकार की आपने काव्य रचनाएं की है। अब इनके बारे में कहा जा रहा है, इलाहाबाद में इनकी मुलाकात होती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब कौन है? एक कवि है छायावाद के, जो बेसिकली मेदिनीपुर बंगाल से आ रखे हैं, यूपी, घर से झगड़ा करके हैं जनाब, और इनकी मित्रता होगी महादेवी से। महादेवी ने एक ऐसे व्यक्ति को जिनको वो जानती नहीं है, उनके साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा व्यवहार किया, अपने घर में एक सदस्य के रूप में रखा उनको, जबकि विवाहित है महादेवी वर्मा। देखिए आज के तारीख में अगर कोई विवाहित महिला अपने घर में एक ऐसे पुरुष को रख ले, एक परिवार का सदस्य बना करके, तो लोग क्या बोलेंगे? ये देखिए तो जरा, अपने पति के साथ तो रहती नहीं, किसी पराये मर्द को अपने घर में रख लिया। समझे? कारण क्या था ना, जो महादेवी वर्मा थी वो भी एक साहित्यकार है, और उनके विचार में लिए निराला साहब से वो एक साहित्यकार है। भैया निराला जी ने महादेवी वर्मा की इसी उदारता को देखते हुए इन्हें विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है कि आप ज्ञानी तो है ही, ज्ञान का भंडार तो है ही, उसके अलावा आप बिल्कुल सहृदयवान भी है, आपके अंदर जो हृदय है, इतनी करुणा है, इतने दयावान आप है कि इस प्रकार के जो दयावानता आपके भीतर है, इसलिए इनको विशाल मंदिर की सरस्वती का दर्जा निराला साहब ने दिया है। साथ ही साथ मैं बात करता हूं महादेवी के बारे में, तो आप ये समझ रहे हैं महादेवी वर्मा को, भाई कुछ फैक्ट यहां पर मैं लिखे हुए, सन 1943 में सबसे पहले इनको मंगला पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अवार्ड याद रखना, मंगला पारितोषिक पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके अलावा 1952 में यूपी विधान परिषद की सदस्य बनी हुई। ध्यान रखना, एक छायावाद की एकमात्र ऐसी कवित्री जिन्हें यूपी विधान परिषद की सदस्य भी बनाया गया था। ये विधान परिषद की मेंबर नियुक्त की गई थी, है ना, 52 में। ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि ऐसी कवित्री जो विधानसभा की सदस्य, विधान परिषद की सदस्य भी थी। साथ साथ 71 में इनको साहित्य अकादमी, देखिए जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी के सदस्य बनने वाली महादेवी वर्मा संपूर्ण भारत की पहली महिला थी, और ये साहित्य अकादमी के सदस्य अपने जीवन पर्यंत रही, जब तक इनका इंतकाल नहीं हुआ 87 में, तब तक ये साहित्य अकादमी के सदस्य बनी रही। इस बात को याद रखना है, कब बनी? 71 में, और संपूर्ण भारत में साहित्य अकादमी के सदस्य बनने वाली महादेवी पहली सदस्य थी, और ये जीवन पर्यंत इस पद पर बन रही। साथ ही साथ में 1956 में इनको पद्म भूषण, 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप जानते हैं यामा के लिए इनको दिया गया, और साथ ही साथ में सन 1988 में इन्हें पद्म विभूषण यानी मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, है ना। ये कुछ ऐसे आंकड़े जो महादेवी के बारे में आपको याद करने हैं, इनके बारे में आपको जानना है। अब अगर मैं इनकी रचनाओं की बात करता हूं, आपके परीक्षा के लिए जो रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, या जिन रचनाओं को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, वो रचनाएं कौन कौन सी है, उसके लिए मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूं कि भाई आप उन रचनाओं को देखिए जो रचना आपके लिए पढ़ना बहुत बेहद आवश्यक है, या महादेवी जी से आप किन किन रचनाओं को याद कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं महादेवी की रचनाओं की। देखिए भाई महादेवी के बारे में मैंने बता दिया, लगभग जीवन परिचय तो आप लगभग समझ ही चुके हैं, है ना। यहां से कुछ कुछ चीजें और जान लो, थोड़ी बात मैं बता दूं, जैसे इनके उपनाम जो आपको जानने हैं महादेवी के बारे में जो चर्चा है। भाई देखो, इनको एक तो बोलते हैं आधुनिक युग की मीरा, यानी लगभग मीराबाई के लिखने की जो शैली थी ना, जैसे मीराबाई की लिखने की शैली थी, उनकी कविताओं में विरह दिखता था, उनके काव्य में विरह दिखता था, वो दिखता था। महादेवी में लगभग इसी प्रकार की है, यानी आधुनिक काल की सबसे सशक्त महिला। जैसे भक्ति काल की 1375 से 1700 के बीच पूरे भारत में एकमात्र सशक्त महिला थी मीराबाई, वैसे ही ये जो टाइम पीरियड है ना द्विवेदी काल के बाद का, यानी छायावाद में कह रहा हूं, 1920 से 36 के बीच सशक्त महिला महादेवी थी, आधुनिक काल की सबसे सशक्त महिला थी, इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। साथ ही साथ में इन्हें वेदना की कवित्री भी कहा जाएगा, इनकी कविताओं में वेदना करुणा है, और इन्हें विरह की कवित्री तो कहा ही जाएगा, इनके हृदय में विरह तो है ही, पति से दूर जो हो गई है ना। साथ साथ इन्हें पीड़ा की कवित्री भी कहते हैं, इन्हें रहस्यवादी कवित्री भी कहते हैं, बौद्ध धर्म को मानती है, और इन्हें विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा गया है निराला जी के द्वारा। अब ये उपनाम आपको याद करने में बता दूं कौन कौन से। भैया आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी। वेदना की कवित्री कौन है? महादेवी। विरह की कवित्री कौन है आधुनिक काल में? महादेवी। पीड़ा की कवित्री कौन है? महादेवी। रहस्यवादी कवित्री कौन है? महादेवी। और विशाल मंदिर की सरस्वती कौन है? महादेवी वर्मा है। ये उपनाम आपको सारे याद रखने, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। इसके अलावा अगर मैं अन्य फैक्टर की बात करता हूं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, बस वैसे तो मैंने सारे फैक्टर आपको बता दिए पहले पीपीटी में, लेकिन फिर भी जो चीजें इनकी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो कौन कौन सी है देख लीजिएगा। देखिए एक चीज और आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है,
कि सन 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में इन्हें बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने महादेव वर्मा को डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की। अगर माना बहुत डिटेल में हो जाता है तो कुमाऊं विश्वविद्यालय को कब दी डॉक्टरेट की उपाधि और दिल्ली विश्वविद्यालय ने कब दी, साथ साथ में बीएचयू ने इनको कब आपका डीलिट की उपाधि दी, तो ये भी आपको डाटा याद रखना पड़ सकता है। मैंने पुरस्कार पहले ही बता दिया, इनको कब कौन सा अवार्ड मिला है इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। बात अगर रचनाओं की आप करते हैं तो इनकी रचना कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई टाइम पीरियड कुछ रचनाओं का बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे निहार इनकी जो रचना है वो लिखी गई है 1930 में, समय भी याद रखना है। रश्मि 1932 में लिखी गई है, नीरजहां 1935 में लिखी गई है, सामद गीत 1936 में लिखी गई है और यामा 40 में लिखी गई है। महत्वपूर्ण यामा की रचना, संकलन नहीं हुआ एक, है ना। उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं यामा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 82 में इसके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अच्छा, अगर आप बात करते हैं इनके रेखा चित्रों की, तो रेखा चित्र में आप देखेंगे रेखा चित्र है क्या, रेखा चित्र एक पूरी विधा है, पूरा इसके बारे में अगर आप चाहो तो समझना पड़ेगा रेखा चित्र किसको बोलते हैं, है ना। ये फ्रेंच भाषा के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगर मैं कहूं कि रेखा चित्र का बेसिक मतलब होता है कि जिस प्रकार से कोई चित्रकार पेंसिल के माध्यम से एक ड्राइंग ड्रॉ करता है ना, उसी प्रकार से जब कोई साहित्यकार शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारता है, उकेरता है, तो उसे रेखा चित्र कहा जाता है ना। महादेव ने लिखा अतीत के चलचित्र कब, 41 में लिखा है। स्मृति की रेखाएं कब लिखा है, 43 में लिखा है, इनको याद रखना है। साथ साथ में पथ के साथी कब लिखा है, 86 में लिखा है। मेरा परिवार कब लिखा है, 72 में लिखा है। और इन्होंने संस्मरण कब लिखा है, 1983 में लिखा हुआ। इनकी इन रचनाओं का टाइम पीरियड भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। अतीत के चलचित्र पूछता है कब लिखा गया, स्मृति की रेखा कब लिखा गया, पथ के साथी कब लिखा गया और मेरा परिवार कब लिखा गया, इनका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना पड़ सकता है। इसके बाद इनके निबंधों में एक तो श्रृंखला की कड़ियां रट लो आप, ये लिखा गया था 1942 में, और एक संकल्पिता 1961 का, 2 निबंध मात्र, संकल्पिता और श्रृंखला की कड़ियां जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। और इनकी कहानी में बता दे रहा हूं, इनकी कहानी में एक तो याद कर लो आप गिल्लू, एक दूसरी कहानी में लिख दे रहा हूं भक्तिन, इसको याद कर लो, बार बार पूछा जाता है क्योंकि आप जानते हैं इस भक्तिन कहानी में इनकी एक जो नौकरानी इनके घर में थी, इसका नाम लक्ष्मी था, बार बार पूछा आता है ना, लक्ष्मी या लक्ष्मी इनकी जो नौकरानी थी, इसके बारे में बार बार सवाल आता भी है कि भाई ये जो भक्तिन है ना, भक्तिन दरअसल लक्ष्मी के जीवन पर केंद्रित कहानी है। ये इनकी सेविका थी इनके घर में, तो महादेवी वर्मा लक्ष्मी को नौकरानी नहीं बोलती थी, भक्तिन बोलती थी कि तो भक्ति कर रही है, जैसे मीराबाई भक्तिन थी श्री कृष्ण की, वैसे भक्तिन लक्ष्मी कौन थी, महादेवी की, है ना। और गिल्लू एक गिलहरी पर आधारित कहानी लिखी है महादेवी ने, है ना। तो लक्ष्मी पूछता बार बार कि लक्ष्मी किसकी पात्र है, महादेवी वर्मा के भक्तिन कहानी के। इसके अलावा कुछ कुछ फैक्ट इसमें मैंने और बता रखा है, देख सकते हैं भाई। यहां पर लिखा है यामा जो है ना, यामा नामक काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सामवेद आदि रचनाओं का संकलन इन्होंने कर रखा है ना। महादेवी वर्मा रहस्यवादी प्रवृत्ति की कवित्री थी। एक पॉइंट है कि मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, इस सूक्ति को अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, ही सूक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री थी। छायावाद में प्रसाद जी, पंत जी और निर्मला जी ये बौद्ध धर्म के मानने वाले नहीं है, यानी छायावाद के 4 स्तंभों में से एकमात्र स्तंभ है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है, वो है महादेवी वर्मा, है ना। और प्रमुख रेखा चित्र आपको मैंने पहले ही बता रखे, इनके रेखा चित्र कौन कौन से अभी पीछे बता दिए सारी बातें, है ना। अब साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है महादेवी वर्मा के संपूर्ण रेखा चित्र और निबंधों का जो संग्रह है वो हिमालय के नाम से प्रकाशित हो रखा है। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको और बताते चलते हैं। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद एवं रंगवाणी, ये पूछ सकता है कि साहित्यकार और संसद एवं रंगवाणी नामक संस्थाओं का संबंध किससे है, महादेवी से। इन्होंने साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए इलाहाबाद में साहित्यकार संसद और रंगवाणी जैसी प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की है ना। ये वो आपके पास चीजें थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महादेवी वर्मा से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इतना भी याद कर जाते हैं ना, तो महादेवी वर्मा का सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। इतनी चीजें कम से कम याद करिएगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है नोट्स की, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। इतने दिन से मैं इसलिए पीडीएफ नहीं भेज पाया आपको, क्योंकि मेरे जो मित्र है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं पीपीटी वगैरह बनाने का, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी जा रखे थे, जिसके चलते मैं आपको पीडीएफ नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूं। जैसे ही वापस मेरे साथ जुड़ते, मैं सारी पीडीएफ जितने लेक्चर अभी तक हो रखे वो सब पीडीएफ आप तक व्हाट्सएप समूह के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करूंगा, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।